नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ सूरी चौहान। खबर रायबरेली से है, जहां कांग्रेस राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी ने के न्यूज से एक्सक्लूसिव बातचीत की है। आइए सुनाते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। हमारे साथ बातचीत करने के प्रियंका गांधी बढ़ रहा है। मैम, रायबरेली का आज पहला दिन है दौरे करने का। रायबरेली में क्या माहौल लग रहा है इस बार? फिर से माहौल बहुत अच्छा है और माहौल अच्छा हर जगह है, इसलिए कि जनता आज चाह रही है कि अपने मुद्दों पे ही चुनाव लड़ा जाए। जो कांग्रेस गारंटी दे रही है, जो 1 लाख रुपए सालाना महिला के लिए है, जो किसानों के लिए कर्ज माफी का है, जो आयोग बनेगा, जो एमएसपी को कानूनी हम अधिकार बना रहे हैं, जो नौजवानों के लिए रोजगार की बात कर रहे हैं, इनको मालूम है कि कांग्रेस ने जो गारंटी दी है वो प्रदेशों में वो पूरी कर रहे हैं। तो जनता जागरूक बन गई है, जनता के पास जानकारी भी है, जानते हैं कि जो हम कह रहे हैं वो हम कर भी रहे हैं। तो मेरे ख्याल से जहां जहां मैं जा रही हूँ मैं यही कह रही हूँ कि चुनाव जनता के मुद्दों पे लड़ा जाना चाहिए और हम इस चुनाव को उसी उसी दिशा में हम ला पा रहे हैं, क्योंकि आज मोदी जी भी पता नहीं कैसी कैसी सफाइयां दे रहे हैं और जो इधर उधर की बातें कर रहे हैं वो बढ़ रही हैं इनकी। तो एक एक तरह से ये लग रहा है कि वो घबरा रहे हैं, वो समझ रहे हैं कि जनता इन बातों में पड़ेगी नहीं। अब जनता कह रही है बेरोजगारी की बात करो, महंगाई की बात करो, हमारी जो समस्याएं, किसानों की समस्याएं, महिलाओं की समस्याएं, इसकी बात करो, और वो कर नहीं पा रहे हैं। मैम, युवाओं की एक सबसे बड़ी बात है, चाहे पेपर लीक का मामला रहा हो या रोजगार का मामला रहा हो, उसको लेकर के। देखिए, पेपर लीक के लिए हमने स्पष्ट किया है। एक तो हमने एक भर्ती विधान भी निकाला था जब हम 22 में यहाँ चुनाव लड़ रहे थे। उसी के तहत जो हमने अपने घोषणा पत्र में इस बार डाला है, वो पेपर लीक के लिए हम एक बहुत सख्त कानून लाएंगे। और हमने कहा कि अगर हमारी सरकार आएगी तो एक पूरा जॉब कैलेंडर बनाया जाएगा, और उसी के तहत अगर नहीं हुआ, अगर किसी अधिकारी ने या किसी और ने उसको इधर उधर करने की कोशिश की, तो फिर उस पर सख्त कार्रवाई होगी। तो हमारी आशा है कि अगर हमारी सरकार आएगी तो हम इस समस्या को काफी हद तक संभाल पाएंगे, क्योंकि आज क्या हो रहा है कि घोटाले इतने हो रहे हैं इन पेपरों में हर जगह, और कि नौजवानों का जो भविष्य है वो एकदम अंधकार की तरफ जा रहा है, क्योंकि बेचारे बहुत मेहनत करते हैं, ट्यूशन के लिए भी फीस देनी पड़ती है, माँ बाप मेहनत करके फीस को इकट्ठा करते हैं, कभी कभी कर्ज लेते हैं और फिर कोई नतीजा ही नहीं निकलता। थैंक यू मैम। तो हमारे साथ बातचीत करेंगे प्रियंका गांधी वाड्रा थी, जिन्होंने बताया कि इस बार पेपर लीक के मामले को लेकर के एक अगर सरकार आएगी तो कड़ा कानून बनाने का कार्य किया जाएगा। केशवानंद शुक्ला, के न्यूज, रायबरेली। फिलहाल बात करते हैं दाल में काला गड़बड़ झाला। पीएम मोदी ने बुधवार को तेलंगाना के करीमनगर में कांग्रेस पर जमकर हमला बोला और उन्होंने कांग्रेस से सवाल पूछा कि कांग्रेस ने अचानक अडानी अंबानी को गाली देनी बंद क्यों कर दिया और ऐसा चुनाव के समय पर ही क्यों हुआ। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आपने देखा होगा कि कांग्रेस के शहजादे पिछले 5 साल से सुबह उठते ही माला जपना शुरू करते थे। जब से उनका राफेल वाला मामला ग्राउंडेड हो गया, तब से उन्होंने एक नई माला जपनी शुरू कर दी और 5 साल से एक ही माला जपते थे। 5 उद्योगपति फिर धीरे धीरे कहने लगे कि अंबानी और अडानी, लेकिन जब से चुनाव घोषित हुआ, उन्होंने अंबानी और अडानी को गाली देना बंद कर दिया है। प्रधानमंत्री ने कांग्रेस से सवाल किया है कि शहजादे घोषित करें इस चुनाव में अंबानी अडानी से कितना माल उठाया है। उन्होंने पूछा कि काले धन के कितने बोरे भरकर रुपए जो हैं वो मारे गए, क्या टेम्पो भरकर नोट कांग्रेस के लिए पहुंचे, क्या सौदा हुआ, आपने रातों रात अंबानी और अडानी को गाली देना बंद क्यों कर दिया। जरूर दाल में कुछ काला है। 5 साल तक गाली दी और रातों रात बंद हो गई, मतलब कोई ना कोई चोरी का माल टेम्पो भरकर आपने पाया होगा। ये जवाब देश को देना पड़ेगा। आपने देखा होगा ये कांग्रेस के शहजादे पिछले 5 साल से सुबह उठते ही माला जपना शुरू करते थे। जब से उनका राफेल वाला मामला ग्राउंडेड हो गया, तब से उन्होंने एक नई माला जपना शुरू किया। 5 साल से एक ही माला जपते थे। 5 उद्योगपति, 5 उद्योगपति, 5 उद्योगपति, फिर धीरे धीरे कहने लगे अंबानी अडानी, अंबानी अडानी, अंबानी अडानी।
5 साल से, लेकिन जब से चुनाव घोषित हुआ है, इन्होंने अंबानी अडानी को गाली देना बंद कर दिया। मैं आज तेलंगाना की धरती से पूछना चाहता हूं, कांग्रेस नेता आपको बता दें, सैम पित्रोदा ने एक बार फिर से कुछ ऐसा कहा है जिस पर विवाद हो गया है। दरअसल सैम पित्रोदा ने भारत की विविधता पर बात करते हुए कहा है कि भारत में पूर्व के लोग चीनी जैसे लगते हैं, तो दक्षिण में लोग अफ्रीकी लगते हैं, पश्चिम में लोग अरबी लगते हैं और उत्तर भारतीय गोरे होते हैं। आपको बता दें कि हाल ही में सैम पित्रोदा ने विरासत टैक्स को लेकर टिप्पणी की थी और पित्रोदा के उस बयान पर भी खूब विवाद हुआ था और एक अखबार को दिए गए इंटरव्यू में सैम पित्रोदा ने बयान दिया। उन्होंने कहा कि हम भारत जैसे विविधता से भरे देश को एकजुट रख सकते हैं और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हम सभी भाई बहन हैं। पित्रोदा ने यह भी कहा कि भारत में अलग अलग क्षेत्र के लोगों के रीति रिवाज, खान पान, धर्म, भाषा अलग अलग है, लेकिन भारत के लोग एक दूसरे का सम्मान करते हैं। कांग्रेस नेता ने कहा कि देश के लोग 75 वर्षों तक एक सुखद वातावरण में रहे, कुछ लड़ाइयों को छोड़ दें तो लोग साथ रह सकते हैं। पित्रोदा के बयान पर बीजेपी नेताओं ने निशाना साधा। असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने सोशल मीडिया पोस्ट में पित्रोदा के बयान पर निशाना साधते हुए लिखा है कि सैम भाई, मैं उत्तर पूर्व से हूं और भारतीय जैसा ही लगता हूं। हम एक विविधता भरा देश है हमारा और हम अलग दिख सकते हैं, लेकिन हम सब एक हैं। हमारे देश के बारे में थोड़ा तो समझ लो और उसी हिसाब से बयान दो। बढ़ते आगे और बात करते हैं सभाएं धुआंधार, भाई का प्रचार। यूपी के रायबरेली लोकसभा सीट पर चुनाव प्रचार करते हुए प्रियंका गांधी वाड्रा ने बीजेपी पर निशाना साधा। प्रियंका ने आरोप लगाया कि बीजेपी की पूरी मशीनरी राहुल गांधी के खिलाफ झूठ फैलाने में लगी हुई है और बीजेपी पर निशाना साधते हुए ये भी कहा कि धर्म, जाति और मंदिर, मस्जिद के बारे में बात करती है, लेकिन लोगों से जुड़े वास्तविक मुद्दों के बारे में नहीं। गांधी परिवार के गढ़ रायबरेली में अपने भाई राहुल गांधी के लिए प्रचार करते हुए प्रियंका ने यह भी कहा कि यहां के लोग नेताओं को अच्छी तरह समझते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि जब उन्हें इंदिरा जी की कोई नीति पसंद नहीं आई तो उन्होंने उन्हें भी हरा दिया और इंदिरा गुस्सा नहीं हुई इंदिरा गांधी, बल्कि आत्ममंथन किया उन्होंने। आपने उन्हें दोबारा चुना और ये रायबरेली के लोगों की खासियत है कि वो नेताओं को समझते हैं। कहा कि भाजपा संविधान बदलना चाहती थी, लेकिन जब उसे एहसास हुआ कि उन्हें चुनाव में नुकसान उठाना पड़ेगा तो प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी ऐसी कोई योजना नहीं है। आपके जीवन में क्या अनुभव है कि हाँ कुछ काम हो रहा है, मेरे लिए कुछ तरक्की हो रही है? अब मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, 10 सालों से केंद्र में भी और प्रदेश में भी भाजपा की सरकार है। वहां मोदी जी, यहाँ योगी जी। आपको बोलते हैं डबल इंजन की सरकार है। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आपके जीवन में रोजगार मिले हैं, आपको तरक्की आई है? महंगाई बढ़ गई है, कमाई कम हो रही है, रोजगार मिल नहीं रहा है? तो जो इनका काम है इसका प्रमाण तो आपके जीवन में आपको दिख रहा है, तो इसके आधार पे अपना वोट दो। अब कांग्रेस की, मैंने बताया कि कांग्रेस की जो सरकारें हैं इनकी जानकारी लो, मेरे कहने पे मत सुनो, जानकारी लो कि क्या हो रहा है। आपको पता चलेगा कि कर्नाटका में आपकी जैसे जो बहनें हैं, मेरी सबसे बड़ी महिला जो हर परिवार की है उसको 2000 रुपए हर महीने मिलते हैं। सर शुक्ला इसी खबर पर जुड़े हुए हैं संवाददाता केशवानंद। रायबरेली का रण जो है वो बेहद दिलचस्प है क्योंकि राहुल गांधी चुनावी मैदान में है और ऐसे में अब प्रियंका गांधी वाड्रा अपने भाई के समर्थन में चुनावी प्रचार में नजर आ रही हैं। क्या लग रहा है, क्या सियासी समीकरण नजर आ रहे हैं यहाँ पर? बिल्कुल, देखिए रायबरेली की अगर बात की जाए तो हमेशा से गांधी परिवार का रायबरेली गढ़ रहा है। वहीं रायबरेली में हमेशा से जो पिछले 5 सालों में देखा जाए तो सोनिया गांधी रायबरेली से सांसद हुए। इस बार सोनिया गांधी रायबरेली छोड़ के राजस्थान से राज्यसभा चली गई, जिसके बाद इस बार अपनी मां की विरासत को संभालने के लिए राहुल गांधी को कांग्रेस ने यहाँ से उम्मीदवार बनाया है। वही राहुल गांधी यहाँ से इस बार चुनाव लड़ रहे हैं।
जिसको प्रचार प्रसार को लेकर के राहुल गांधी की बहन यानी प्रियंका गांधी अब चुनावी मैदान में उतरी हैं। वो एक हफ्ते दौरे पे हैं रायबरेली, तो रायबरेली के उनके दौरे का तीसरा दिन है, जहां उन्होंने बछाव विधानसभा क्षेत्र में नुक्कड़ सभाएं की। तकरीबन 1 दर्जन से अधिक नुक्कड़ सभाओं में भाग ले रही हैं और भाग लेने के दौरान अपने भाई राहुल गांधी को वोट के लिए जो है लोगों को अपील भी कर रही हैं। वहीं कई ऐसी योजनाएं हैं जो कि जब कांग्रेस की पार्टी सरकार थी तब जो योजनाएं थी उनको गिनाने का भी काम कर रही है। साथ में भारतीय जनता पार्टी पर जम करके जो प्रियंका गांधी है वो हमलावर भी हैं और देखा जा रहा है कि लगातार अपने भाई के चुनाव प्रचार प्रसार को लेकर के वो आज बछराव विधानसभा में दौरा कर रही हैं और कल की अगर बात की जाए तो कल सदर में प्रियंका गांधी दौरा करेंगी। जी बिल्कुल केशवानंद, देखा जाए तो 3 चरण का मतदान जो है वो संपन्न हो चुका है। चौथे चरण में भी अब जो चुनावी माहौल है वो पूरी तरीके से बनता हुआ नजर आ रहा है। जिस तरीके से प्रचार किया जा रहा है, या ये कहा जाए कि अब रायबरेली और जो अमेठी दोनों ही हॉट सीटें हैं और यहाँ पर रायबरेली की अगर खास तौर पर बात की जाए तो राहुल गांधी के पक्ष में क्या कुछ माहौल आप देख पा रहे हैं? बिल्कुल, देखिए रायबरेली में 5वें चरण में मतदान होना है। 20 मई को यहाँ पे मतदान है, जिसको लेकर के देखा जा रहा है कि अब सभी पार्टियों ने अपनी तैयारियां जो है दुरुस्त करने का कमर कस ली है। वहीं अगर बात की जाए राहुल गांधी के अगर माहौल की रायबरेली में, तो काफी माहौल हमें बढ़िया देखा जा रहा है। वहीं भाजपा की अगर बात की जाए तो भाजपा भी लगातार प्रचार प्रसार कर रही है, लेकिन राहुल गांधी के पक्ष में प्रचार खुद प्रियंका गांधी चुनावी मैदान में उतरी हैं और वो राहुल गांधी के लिए वोट मांगने के लिए लगातार वो नुक्कड़ सभाएं भी कर रही हैं। तो कहीं ना कहीं जो भाई के प्रचार के लिए एक बहन ने रणभूमि को संभाल रखा है और लगातार प्रचार प्रसार कर रही है। जी शुक्रिया तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो रायबरेली में 5वें चरण में मतदान होना है और इसको लेकर पूरी तरीके से सक्रियता जो है वो प्रियंका गांधी वाड्रा की भी नजर आ रही है। अपने भाई राहुल गांधी के समर्थन में अब चुनावी प्रचार प्रसार में जी तोड़ धुआंधार मेहनत करती हुई नजर आ रही है और ये मेहनत कितना रंग लाएगा, फिलहाल ये जो रायबरेली की जनता है उसका जनाधार या जन समर्थन किस ओर जाएगा, ये देखना बेहद ही दिलचस्प रहने वाला है। बढ़ते आगे और बात करते हैं भतीजे की गलती माया की शक्ति। बहुजन समाजवादी पार्टी की नई पीढ़ी के तौर पर पार्टी में अहम पदों पर काबिज किए गए आकाश आनंद महज 5 महीने में ही नेशनल कोऑर्डिनेटर रह पाए। आकाश को बीते वर्ष दिसंबर में लखनऊ में हुए पदाधिकारियों के सम्मेलन में मायावती ने अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था और हालांकि उन्होंने आकाश को यूपी और उत्तराखंड से दूर रखने का भी निर्णय लिया था। इसके बावजूद लोकसभा चुनाव आने पर आकाश आनंद ने बसपा की जनसभाओं की शुरुआत नगीना से की और जानकारों की माने तो इस जनसभा में उन्होंने आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष और नगीना के प्रत्याशी चंद्रशेखर आजाद उर्फ रावण पर सीधा हमला बोला, जो बसपा नेतृत्व को रास नहीं आया। आकाश के इस रुख का सियासी फायदा चंद्रशेखर को मिलने की संभावनाएं जताई जाने लगी और इसके बाद उन्होंने सीतापुर में बीजेपी पर दिए अपने भड़काऊ भाषण से पार्टी नेतृत्व को नाराज करने में कोई कसर बाकी नहीं रखी। कौशलेंद्र उपाध्याय इसी खबर पर जुड़े हुए हैं। कौशलेंद्र, हालांकि अब ट्वीट कर इस बात की जानकारी भी मायावती ने, बीएसपी सुप्रीमो ने साझा कर दी। कोऑर्डिनेटर जो पद से है वो पूरी तरीके से निवृत्त कर दिया गया है और ये फैसला ऐसे समय में लिया गया जब अभी लोकसभा चुनाव का जो मतदान है वो जारी है। अभी तीसरे चरण का ही मतदान संपन्न हो सका है। जी बिल्कुल, देखिए आपको बताएं कि जहां बसपा सुप्रीमो मायावती जब 2019 में पहली बार जब आकाश आनंद को राजनीति में एक तरह से लाने जो लॉन्चिंग वो समय था, वो समय अगर याद करेंगे तो उस समय बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच 2019 में जब गठबंधन हुआ था तो आपने देखा होगा एक तस्वीर वायरल हुई थी। उसी तस्वीर से लोगों ने उम्मीद लगाई थी कि अब जो है जो राजनीति उत्तर प्रदेश की होगी वो आकाश आनंद जो इनके भतीजे हैं उनको लॉन्च जोरों किया पर जा थी रहा ये है। चर्चाएं। उसके बाद जो है जब वो लॉन्च किए गए इस लोकसभा चुनाव में, वही देखिए विधानसभा चुनाव उनको यूपी से दूर रखा गया था, लेकिन अन्य राज्यों के जो चुनाव थे उसमें कहीं न कहीं आकाश आनंद की जो है भूमिका अहम रही। लेकिन लोकसभा चुनाव में जिस तरह से वो आए उसके बाद उन्होंने जो एक कैंपेनिंग जो सिस्टम बनाया, अगर देखा जाए जिस तरह से बहुजन समाज पार्टी पिछले 6-7 महीने से एक्टिव हुई सोशल मीडिया पे या जो है
तमाम कार्यक्रमों के माध्यम से, तो आकाश आनंद की देन थी। लेकिन एक अचानक से एक ऐसी घटना जो सीतापुर में बयान के बाद जब पहला मुकदमा आकाश आनंद पर दर्ज होता है, तो उसके बाद पूरी रूपरेखा बदल जाती है। बहुजन समाज पार्टी जिस दिन FIR हुई थी, उस दिन मैं आपको बताऊं कि मैं BSP कार्यालय के पास ही खड़ा था। जब करीब 8:30 बजे आकाश आनंद आते हैं, बसपा सुप्रीमो मायावती से मिलते हैं, और 9:30 बजे सीधा निकलते हुए एयरपोर्ट जाते हैं और सीधा वो दिल्ली निकल जाते हैं। उसके बाद से उत्तर प्रदेश में आकाश आनंद की एंट्री रोक लग गई। जिस तरह से बहुजन समाज पार्टी में उनकी एंट्री होती थी, जब आते थे उत्तर प्रदेश में तमाम नेता जो एयरपोर्ट पर जाते थे, वो सब लोग कहीं न कहीं किनारा काट दिए। और बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती पूरे जो है जो राजनीतिक कैंपेनिंग था उसको अपने हाथ में ले लिया, और इनको पहले तो एक किया गया कि जो इनके कार्यक्रम लगे थे, जो जनसभाएं हो रही थी, उससे दूर कर दिया गया। लेकिन अचानक से जैसे तीसरे फेज का चुनाव कल समाप्त हुआ, कल रात में अचानक से बसपा सुप्रीमो मायावती अपने सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों के बीच में जानकारी बिल्कुल जो दलील निकलकर सामने आई कौशलेंद्र की अपरिपक्व है। अगर इतनी इनमेच्योरिटी थी तो आखिर इस पद की जिम्मेदारी दी क्यों गई, ये भी एक अहम सवाल है, क्योंकि ये एक बड़ी जिम्मेदारी है। या फिर BSP सुप्रीमो को ये लगा कि अब इस तरीके की अगर भाषण है, क्योंकि इसमें प्रतिक्रियाएं भी निकलकर सामने आ रही हैं। भारतीय जनता पार्टी के कई नेताओं की प्रतिक्रियाएं निकलकर सामने आई, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो विवादित बयान या चुनावी जनसभा से कहा गया, जो जिस भाषा शैली का इस्तेमाल किया गया, उससे कहीं ना कहीं एक डर और हार का भी अंदेशा है। इसी के चलते ये फैसला लिया गया। जी बिल्कुल, अगर देखा जाए तो कहीं न कहीं अपनी स्पीच की वजह से तो मुकदमा खैर उनके ऊपर हो ही गया था। लेकिन जो हार और जीत की अगर बात की जाए, तो जो लोगों में पैक्ट ये कि युवा जो होता है उसके बीच में जो पैक्ट आकाश आनंद की बन चुकी थी, इतना डरने की भी जरूरत नहीं थी। अगर ये देखा जाए, इसका पूरा अभी तक जो कारण जो निचोड़ आया है, जो राजनीतिक गलियारों में भी चर्चा का विषय है, और जो लोग जानते हैं, जो राजनीतिक विशेषज्ञ वो भी ये जानते हैं कि बसपा सुप्रीमो मायावती की सरकार में आपने देखा होगा तमाम लोगों के मुकदमे हुए, तमाम लोग जेल गए। लेकिन सबसे पहले अगर कोई राजनीति की बात करता है कि राजनीति कहाँ खत्म होती है, अगर बसपा सुप्रीमो मायावती पे लग जाए कि हमारी पार्टी हमारे ऊपर कोई आंच आ रही है, मुकदमे जैसी स्थिति बन रही है, तो जरूर वहां से किनारा ले लेती है। ये अब तक का इतिहास रहा है इनका। तो जो आकाश आनंद के साथ हुआ कि अभी लॉन्चिंग ही हुई थी कि तमाम जो मुकदमे आने लगे, जो मुकदमे जो दर्ज हुआ, उसके बाद जो इनकी स्पीच थी, उस स्पीच में जो इनकी तेजी थी, उसको कहीं न कहीं कंट्रोल करने के लिए कि अभी इन पे रोक लगा दी जाए। और जो है जो आनंद, इनके पिता जो आनंद हैं, आनंद को जिम्मेदारी जो दी गई वो बने रहेंगे। अगर इनको जिस तरह से अगर कहा जाए कि इनको हटाया तो गया है पद से। बिल्कुल कौशलेंद्र, ये कहा जा सकता है कि भविष्य में क्या कुछ स्थितियां बनने वाली हैं अगर इसी तरीके से ये भाषण दिए गए इनके द्वारा, आकाश आनंद के द्वारा। इसीलिए ये फैसला इस लिहाज से भी जोड़कर देखा जा सकता है। हालांकि राजनीतिक पार्टियों की अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं निकलकर सामने आ रही है। शुक्रिया इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। बढ़ते हैं और आगे बात करते हैं बड़ी खबर का। ये बीजेपी के जायसवाल योगी का कमाल। कानपुर में चुनाव की धमाचौकड़ी में जुटी कांग्रेस को एक और बड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। चौथे चरण के मतदान से पहले पूर्व केंद्रीय मंत्री श्री प्रकाश जायसवाल के भाई प्रमोद जायसवाल बीजेपी में शामिल हो गए हैं। आपको बता दें कि प्रमोद जायसवाल ने घाटमपुर के पतारा में आयोजित मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सभा में भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली और 1998 के बाद पहली बार श्री प्रकाश जायसवाल पहली बार चुनाव मैदान में नहीं है। वो प्रमोद जायसवाल भी कांग्रेस के टिकट पर विधानसभा चुनाव लड़ चुके हैं और आकलन किया जा रहा है कि जायसवाल बंधुओं के नहीं रहने से कांग्रेस को खासा नुकसान झेलना पड़ सकता है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सारिका गुप्ता जुड़ी हुई हैं। सारिका, देखा जाए अब भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम चुके हैं जायसवाल, कितना फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिलने वाला है और कांग्रेस का कितना नुकसान?
बिल्कुल, मैं बता दूं, प्रमोद जायसवाल एक कांग्रेस पार्टी का बड़ा चेहरा था और कहीं न कहीं जायसवाल वर्ग जो है इनके सपोर्ट में रहता था और एक बड़े लाभ जो है वो कांग्रेस पार्टी को मिलता था, क्योंकि प्रमोद जायसवाल पूरे जायसवाल वर्ग के लिए एक प्रेरणादायी नेता रहे हैं और उनका साथ जो है कांग्रेस को हमेशा मिलता रहा है। तो अब इस बार जो है उन्होंने अपना खेमा जो है वो बदल लिया है। अब उन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया है और कहीं ना कहीं उनके बीजेपी के दामन थामने के बाद प्रमोद जायसवाल के साथ साथ जो अन्य जायसवाल वर्ग के लोग हैं वो अब बीजेपी का दामन थाम लेंगे। तो कहीं ना कहीं जो बीजेपी का दामन जो है वो बढ़ता चला जा रहा है, जो संख्या बढ़ती चली जा रही है और जायसवाल वर्ग भी अब इसमें जुड़ गया है। तो कहीं ना कहीं इस बार जो है बीजेपी को इसका लाभ मिलेगा, क्योंकि जायसवाल वर्ग भी अगर बातचीत करी जाए कानपुर शहर में तो लाखों की संख्या में हैं लोग, और अब जो है जायसवाल के साथ साथ जो अन्य वर्ग के लोग हैं वो भी अब बीजेपी में आ जाएंगे और कहीं ना कहीं जो एक बड़ा लाभ है वो भारतीय जनता पार्टी को मिलने वाला है। शुक्रिया सारिका इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो फिलहाल इसे मजबूती के तौर पर देखा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को एक मजबूती मिलती हुई नजर आ रही है, लेकिन ऐसे समय में भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है, क्योंकि कांग्रेस को कहीं ना कहीं, क्योंकि जायसवाल वर्ग का जो वोट बैंक है वो अच्छा खासा माना जाता है और उस पूरे वोट बैंक का एक तरीके से ये भारतीय जनता पार्टी की तरफ एक झुकाव कहा जाए या कांग्रेस को एक हानि के तौर पर इसे देखा जा सकता है। खाकी का दखल, मतदान के पल। बदायूं में करीब 7 बीएलओ से वोटर लिस्ट छीनी गई। ये मामला तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है और छीनने वाले कोई और नहीं बल्कि ड्यूटी पर तैनात एसएचओ हरेंद्र सिंह थे। मतदाताओं को पर्ची डलवाने के लिए बूथ लगा था और बूथ पर बीएलओ मतदाताओं को पर्ची वितरित कर रहे थे। तभी अचानक एसएचओ हरेंद्र सिंह ने वहां पहुंचकर बीएलओ से वोटर लिस्ट छीन लेते हैं और सूचना के बाद आदित्य यादव भी मौके पर पहुंचे। उन्होंने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी नहीं बल्कि खाकी और प्रशासन चुनाव लड़ रहा है और इसके साथ ही एसएचओ हरेंद्र सिंह मीडिया के सवालों पर आग बबूला हो उठते हैं। अब सवाल ये कि क्या वोटिंग प्रतिशत में कमी आने का प्रमुख कारण यही है? सवाल ये भी कि जब बीएलओ अपना काम कर रहे थे तो अचानक एसएचओ ने पर्चियां क्यों छीनी? आपका आरोप गलत है। सर पर्चियां आप लोग छीनी, पर्चियां आपने छीनी। मैंने नहीं छीनी पर्ची। आप पे हमने नहीं छीनी। आरोप आपका गलत है। आपका आरोप गलत है। सर पर्चियां आप लोग छीनी, पर्चियां आपने छीनी। मैंने नहीं छीनी पर्ची। आप पे हमने नहीं छीनी। आरोप आपका गलत है। आपका आरोप गलत है। सर पर्चियां आप लोग छीनी, पर्चियां आपने छीनी। मैंने नहीं छीनी पर्ची। आप पे हमने नहीं छीनी। आरोप आपका गलत है। आपका आरोप गलत है। सर पर्चियां आप लोग छीनी, पर्चियां। तो सोचिए जरा, जब खाकी ही शासन के काम में खलल डालेंगे तो आखिर कैसे ये उम्मीद की जा सकती है कि शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव संपन्न होगा। इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।